Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 11.8 और एज़ यूजुअल हम ये चूँकि पिक के अंदर आपको 11.7 भी नज़र आ रहा है, हम 11.7 किया और उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पास एक नया मेथडोलॉजी हमने फॉलो की थी, नई मेथडोलॉजी, और वो थी मैकर्स टेबल को फॉलो करना। वही मैकर्स टेबल अब यहाँ पर भी हमें रिपीट होने को दिख रहा है। अब आज हमारे पास बहुत सारे एसेट्स नहीं हैं, लेकिन एसेट एक है। स्टार्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसको 15 से 20 सेकंड पेपर के अंदर आपने सिर्फ क्विक लुक करनी है, उसको ऑब्ज़र्व करना है, वैल्यूज़ देखनी है और मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपने काम क्या करना है। नॉर्मली आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स और बाद में पता चलता है कि देयर वर सम एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड, वो आपने इंक्लूड नहीं किए होते, और देयर वर सम एलिमेंट्स टू बी एक्सक्लूडेड, जिनको आपने शामिल नहीं करना था। वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें शामिल करनी है और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको एक्सक्लूड करना है। दरमियान में आके फिर रेस करते हैं, पेपर क्रॉस करते हैं, दोबारा से करते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर इज़ टू गिव 15 to 20 सेकेंड्स फॉर अ क्विक लुक। अब जैसे मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि हमने आज फिर दोबारा मैकर्स का टेबल देखना है, जिसको फॉलो करेंगे हम, मगर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बहुत सारे एसेट्स थे। यहाँ दिख रहा है कि इतने ज़्यादा एसेट्स नहीं है, एक ही एसेट है। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। वो पहले तो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। आगे वो कह रहा है कि एक नई मशीन आपने परचेज़ की है। यहाँ से हम फॉलो कर रहे हैं, एक न्यू मशीन परचेज़ की है 3 साल पहले, और अगर 3 इयर्स, इसको आपने पहचानना है कि ये हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं जो हमने मैकर से पिक करनी होती हैं। आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे रिकवरी ईयर चाहिए होता है, और दूसरी बात आपको स्टार्ट के अंदर ये चूज़ करना होता है कि ईयर कौन सा डेप्रिसिएशन के लिए आप चूज़ करेंगे। वो उसमें ऑप्शंस होती हैं 3, 5, 7, 10 ईयर्स। अब वापस आएँ इधर क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 3 साल पहले ख़रीदी थी। अगर ये आज बेच दे तो इसका मतलब आपने सिर्फ 3 साल तक के लिए इसे डेप्रिसिएट करना है। इट इज़ बीइंग डेप्रिसिएटेड अंदर मैकर, समझ में आ गई। 5 ईयर रिकवरी आपके पास है, तो आपको पहला पता चल गया है कि आपने 5 ईयर प्लान चूज़ करना है, और वो प्लान हमारे पास यहाँ है। 5 ईयर प्लान हमारा चूज़ होगा, और कब तक चलेगा ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि अब 3 साल ही गुजरे हैं और 3 साल के अंदर उसका कुछ प्लानिंग चेंज हो रही है। देखें अब वो क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट में वो पहली रिक्वायरमेंट आपके सामने है, वो बुक वैल्यू पता करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था सेम अब आपने वही काम करना है। बस सिर्फ फ़र्क ये डालना है कि 5 ईयर्स का प्लान है, 5 ईयर रिकवरी प्लान है, 3 साल तक के लिए आपने काम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, एज्यूम 40% टैक्स रेट। इसकी भी कुछ कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन बुक वैल्यू में तो कोई ऐसी बात नहीं होती, तो हम इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। अब आपको याद होगा कि यहाँ सबसे पहले आपने एसेट की वैल्यू को लिखना होता है। बेहतर तो ये होता है कि आप उन चीज़ों को भूला ना करें, दोबारा दोबारा कर लिया करें। एसेट की वैल्यू कितनी है? 80,000 का वो एसेट है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पहले आप वैल्यू उसकी पुट कर दें 80,000, और आप फिर मुझे बताएं सबसे पहले हेडिंग में क्या होता था, ईयर्स हैं। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ एसेट लिखना है, या फेस वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख रहे थे कि क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और इधर आपने उसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखनी है। थोड़ा सा कॉलम हम वाइडर कर लेते हैं नज़र आने के लिए। लें जी, अब पहली बात आपने यहाँ क्वेश्चन में पढ़ा कि चलना कब तक है, 3 इयर्स तक। तो आप ईयर्स यहाँ पर पहले मेंशन कर दें कि हमने 3 सालों तक की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ओके, और फिर 5 ईयर का प्लान चूज़ करना है, और उसके 3 साल आपने पिक करने हैं। ये 5 ईयर का प्लान है और उसके सिर्फ 3 साल चूज़ करने हैं। तो पहला 20% है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आप साथ साथ पहले मेंशन कर दें 20%, फिर 32% है, और उसके बाद 19% है। रेट्स भी आपने फॉलो कर लिए। अब कॉस्ट ऑफ एसेट 80,000, उसको आप फिलअप कर लें। अब इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी शुरू करें। पहली डेप्रिसिएशन 80,000 मल्टीप्लाई बाई 20%,
और उसका मतलब 0.2, 20 डिवाइडेड बाई 100। फर्स्ट डेप्रीसिएशन आ गई। सेकंड डेप्रीसिएशन 80,000 मल्टीप्लाई बाई 32%, उसका मतलब 0.32। सेकंड डेप्रीसिएशन आ गई। थर्ड डेप्रीसिएशन के लिए 80,000 मल्टीप्लाई बाई 19%, 19 का मतलब 0.19। सारी डेप्रीसिएशंस कैलकुलेट होके आ गई। अभी हमारे पास ये जगह काफ़ी है, लेकिन चलें हम इसी को आगे चलाते हैं। पहला स्टेप आपका ये है कि सारी डेप्रीसिएशंस को टोटल करें और उसका नाम क्या रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। पहली डेप्रीसिएशन 16,000 थी, फिर 25,600 थी, फिर 15,200 थी। सारी डेप्रीसिएशन आ गई। एसेट की जो वैल्यू आपके सामने थी वो 80,000 थी। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है वो बुक वैल्यू है, उसको आप मेंशन करें और मेरे लिखने से पहले बताना है आपने कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। उसके लिए जो एसेट की वैल्यू है उसको पिक करें, वो 80,000 स्टार्ट में थी और अब तक वो जो डेप्रीसिएट हुई वो 56,800 थी, जो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बनाई हुई है। दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी इस वक्त की वैल्यू है और बुक वैल्यू आपके पास आ गई 23,200। आप प्लीज़ आंसर चेक कर लीजिएगा। ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप बी पार्ट के लिए शायद जो टैक्स की बात थी उसी की डिस्कशन होगी। बी पार्ट में वो कह रहा है कि कैलकुलेट, रिक्वायरमेंट में देखें यहाँ से पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट फर्म्स टैक्स लाइबिलिटी, यानी टैक्स कितना लगेगा इफ़ इट इज़ सोल्ड द मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं और मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक दफ़ा 1,00,000, 56, 23 और 15 का सेल किया। वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट फर्म्स टैक्स लाइबिलिटी, कितना टैक्स लगेगा अगर उसने 1,00,000 का एसेट बेचा। अब टैक्स किसके ऊपर लगता है, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अर्नड सम अमाउंट तो टैक्स विल बी इम्पोज्ड अपॉन अर्निंग। जो आपने कमाई की है उस पर आपकी अर्निंग होगी और उस पर टैक्स लगेगा। अब ये हमने यहाँ पर इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पहले मेंशन कर दें। यहाँ थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि टैक्स किस तरह से लगेगा। दो तीन बातें, दोनों को इकट्ठा करते हैं। एक तो सबसे पहले आपने उस एसेट को सेल किया और उस एसेट की पहले कुछ ना कुछ वैल्यू थी, वो फेस वैल्यू आप समझ लें, और फिर आपके पास जो इस वक्त उसकी वैल्यू है वो बुक वैल्यू है। सिर्फ टर्म समझते जाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जैसे कि यहाँ पर फेस वैल्यू जो स्टार्ट में थी वो कितनी है, वो आपको 80,000 पता है। इस वक्त वो कितने का एसेट रह गया हुआ है, यानी वो बुक वैल्यू है और वो 23,200 है। और आपने उसको बेचा कितने का है, उसके लिए उसने क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं और 4 ऑप्शंस हैं। कभी वो 1,00,000 का बेच रहा है, कभी 56 का बेच रहा है, कभी 23 का बेच रहा है। ये 3 चीज़ें पहले फॉलो करें। सेल का मतलब बेचा कितने का, फेस वैल्यू उसकी असल कीमत कितनी 80,000, बुक वैल्यू इस वक्त यानी कि 3 साल गुजरने के बाद अब वो कितने का एसेट रह गया 23,200 का। अब आपने दो बातें सामने और साथ में इंक्लूड करें। अगर ऐसा हो कि उसने जो बेचा वो ज़्यादा का बेचा फेस वैल्यू से, यानी 80 से भी ऊपर का बेच दिया, तो उसे कुछ गेन होगा, उसका नाम आपने कैपिटल गेन रखना है। क्योंकि एसेट को बेचकर आप रेवेन्यू नहीं होता, वो कैपिटल गेन होता है और वो कैपिटल गेन आपने निकालना है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जितने का बिका क्या वो बुक वैल्यू से ज़्यादा का बिका, तो इसका मतलब है अगर वो बुक वैल्यू से ज़्यादा का बिका तो उसकी रिकवरी भी हो गई, कुछ पैसे उसको वापस मिल गए जो डेप्रिसिएशन की सूरत में खर्चा हुआ था, अब वो कुछ खर्चा उसको वापस मिल गया हुआ है। पहले अब इनके साथ साथ मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कैपिटल गेन कैसे आपने कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो सेल प्राइस है अगर वो ज़्यादा है किस से, फेस से, तो समझें कि आपको गेन हुआ है और वो गेन टैक्सेबल होता है। ये चूँकि ज़्यादा है, पहले हम इसको थोड़ा मैनेज कर लें ताकि आपको नज़र आता रहे। अब फार्मूला हो, आई होप कि आपको विजिबल है और ठीक तरह से नज़र आ रहा है। ओके, अब रिकवरी के लिए भी आपको दोबारा सोचना है। रिकवरी के लिए मैंने अभी आपको बताया, आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास जितने का एसेट बिका है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी आपका बेनिफिट है। अगर एसेट ज़्यादा का बिक गया है, यहाँ पर भी ये बाहर चला गया तो इसको भी मैनेज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रैप अप।
तो बहरहाल वो अभी चूँकि आपके इतने काम की चीज़ नहीं है एक्सेल, हम सिर्फ इसको फॉलो कर लेते हैं। सेल में से आपने बुक वैल्यू माइनस करनी है, अगर कोई अमाउंट आ रही है और वो पॉजिटिव है तो उसको आपने पिक कर लेना। अब इसका मतलब है नेक्स्ट आपने एक और काम करना है कि टोटल आपने कितना गेन किया है, चाहे वो आपका कैपिटल गेन है चाहे रिकवरी की सूरत में। और टोटल गेन को आपने कैसे मालूम करना है, उसके लिए भी हम लिख देते हैं। एक तो जो आपके पास कैपिटल गेन आया, इसमें आपने जो रिकवरी वाला गेन किया है दोनों को आप प्लस कर दें तो आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा। इसको भी मैनेज कर देते हैं। ले जी, ये आपका कंप्लीट टेबल हो गया। समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से सारा लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि व्हेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि व्हाई वी हैव रिटन ऑल ऑफ दिस। एक पार्ट करके देखते हैं और उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर चल रहा है। अब यहाँ नीचे सबसे पता चल रहा है कि उसने सेल किया है सबसे पहले 1,00,000 रुपए का। आप यहाँ आएँ और सेल की प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दें कि वी हैव सोल्ड दैट एसेट फॉर ₹1,00,000। ये कॉलम भी थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। 1,00,000 रुपए का उसने ये एसेट सेल आउट किया, सेंट्रलाइज कर दिया। इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, यानी स्टार्ट में ये एसेट कितना था, ये हमारे पास क्वेश्चन है। स्टार्ट में वो 80,000 का एसेट था, आप यहाँ मेंशन कर दें तो एक्चुअली 80,000 का एसेट था। बुक वैल्यू का मतलब अब आपने उसको 3 साल इस्तेमाल किया, 3 साल इस्तेमाल करने के बाद हाउ मच वैल्यू दैट एसेट पोजेसेस एट दिस डेट, इस वक्त वो एसेट कितने का, वो आपने ये बुक वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अमाउंट इज़ 23,200। Okay, now you are going to know how much capital gain that asset has recovered, how much capital gain we have made। उसके लिए आपको पहले से पता है कि सेल में से फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू मीन्स द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट वाज 80,000 एंड यू हैव सोल्ड दैट एसेट फॉर ₹1,00,000। तो क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ, क्या कुछ गेन किया? येस, वी हैव गेन्ड द वैल्यू ऑफ दैट एसेट वाज 80,000, वो भी 3 साल पहले। और आज आपने उसको 1,00,000 रुपए का बेच दिया, तो गेन कितना हुआ? उसके लिए आप जो सेल किया है उसमें से उसकी असल वैल्यू माइनस कर दें। आपने 1,00,000 का एसेट बेचा जबकि था वो 80,000 रुपये का, तो 20,000 आपने गेन कर लिया। और फिर मुझे बताएं कि क्या रिकवरी हुई। रिकवरी कैसे निकालनी है कि आपने सेल किया उसको 1,00,000 रुपये का, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ 23,200 का एसेट था। ओके, अब आपको ये पता करना है कि रिकवरी कितनी हुई, यानी कि जो आप डेप्रिसिएशन की सूरत में आपका लॉस हो गया था उसमें से कितनी रकम वापस आई। फार्मूला आपने लिखा हुआ है, सेल में से बुक वैल्यू लेस करनी है। यहाँ एक बात आपने गौर से देखनी है कि चूँकि इस सेल प्राइस से ऑलरेडी आप 20,000 गेन कर चुके हैं, तो वो दोबारा ना लिखा जाए, इसलिए आपने इस गेन को लेस करना है। मैं आपको नेक्स्ट वैल्यू के अंदर दोबारा भी इस फॉलो करवाऊँगा। 1,00,000 रुपये का वो एसेट बिका जबकि बुक वैल्यू सिर्फ 23,200 थी, तो ये बाकी सारे का सारा गेन ही है। 1,00,000 में से आपने माइनस करना है 23,200। अब यहाँ रुक के सिर्फ एक दफ़ा आपने ख्याल करना है कि जो आपका ये गेन ऑलरेडी लिखा हुआ है 20,000 का, इसको भी आपने लेस करना है। तो एक्चुअल रिकवरी 56,800 की हुई है। और टोटल कितना आपने गेन किया है? आपने 56,000 भी कमाया और 20,000 भी आपने साथ में गेन किया है। और वो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ से चेक करें। अगर 1,00,000 रुपये का आपका एसेट है और वो बिका 23,200 का, तो टोटल आपने कितना कमाया। यहाँ रफ वर्क में मैं सिर्फ समझाने लगा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 1,00,000 रुपये का एसेट वो बिका जबकि उसकी जो इस वक्त की वैल्यू है वो 23,200 है। आपने टोटल गेन कितना किया? 76,800। अब यहाँ चेक करें तो एक दफ़ा आपने यहाँ पर 20,000 गेन किया और एक दफ़ा 56,000 गेन किया, तो यहाँ पर भी देखें 76,800 गेन किया हुआ है। तो ये टोटल गेन है। आपने ये सेपरेट क्यों किया? क्योंकि एसेट की जो असल वैल्यू थी सिर्फ 80,000, अगर उससे ऊपर आपने कुछ गेन किया तो वो 20,000 यहाँ पर लिखना है। अगर असल वैल्यू से ऊपर गेन ना किया तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। ओके, अब होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने वहाँ पर 20,000 क्यों दोबारा माइनस किए हैं, क्योंकि उसको अलहदा हमने मेंशन किया हुआ है, वरना तो यहाँ पर प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाना था। तो रिकवरी का एक्चुअल फार्मूला सेल में से बुक वैल्यू ही लेस करनी है।
अच्छा जी, अब टोटल गेन आपने क्या किया है और उसके लिए आपने लिखा हुआ है जो टोटल गेन है उसमें कैपिटल गेन और रिकवरी दोनों को लिखना है। ये आपके पास कैपिटल गेन है और ये रिकवरी आपने की हुई है, ये टोटल गेन। और अब आपने इसके ऊपर टैक्स लगाना है जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। और टैक्स का रेट क्या दिया हुआ है वो आपको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि रेट ऑफ टैक्स इज़ 40%। तो आपने हर रिकवरी के ऊपर 40% के हिसाब से टैक्स लगाते रहना है। नहीं जी, आप फिर टैक्स लगाएं और किस पे टैक्स लगेगा, जो टोटल गेन आपने किया। टोटल गेन 76,800 था और इसका 40% निकालना है। 40% का मतलब 40/100 जिसका मतलब 0.4। ये पहला टैक्स आपके पास आ गया और आपने आंसर इसका खुद चेक करते रहना है। 30,720। होपफुली आप लोगों ने मेरे साथ चले होंगे। दो तरह से आपने कमाई की, एक असल वैल्यू से भी ज़्यादा पैसे कमाए, वो 20,000 थे, इस पे भी टैक्स लगना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी इस वक्त वैल्यू थी सिर्फ 23,200, आपने उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए और वो कितने 56,800। और वो कैसे पता चला, उसमें ये वाले गेन को शामिल नहीं करना, इसके बगैर आपने कितने पैसे कमाए उसके लिए सेल में से बुक वैल्यू लेस की। अब टोटल गेन आपका कैसे है, आपने 20,000 भी कमाए और 56,000 कमाए, जो मैंने आपको यहाँ अलहदा कैलकुलेशन करके बताई कि जो ₹1,00,000 का बिका और इस वक्त वो 23,200 का था, वो 76 समथिंग था, वही 76,800 यहाँ पर आ गया। बस यहाँ मेंशन अलहदा किया। टोटल आपने जो कमाई आई आपके पास, जो इनफ्लो आया वो 76,800 था और उस पर 40% आपने टैक्स लगाया। तो ये रिक्वायरमेंट थी आपकी टैक्स की, हाउ मच टैक्स इज़ टू बी पेड आउट। यहाँ पर देखें, कैलकुलेट फर्म्स टैक्स लाइबिलिटी पता करनी थी। ये एक ऑप्शन आपने पूरी कर ली। अब नेक्स्ट ऑप्शन है 56,000, नीचे आपको नज़र आ रही थी। अब काम थोड़ा सा आसान है, हमने सिर्फ लिखते ही जाना है। 56,000 का वो एसेट था, उसकी बुक वैल्यू हमें पता है वो 80,000 थी, उसको बेचा 23,200 का, ये भी हमें पता है। अब आपने कितना गेन किया, कैपिटल गेन ज़रा मुझे बताएं। सेल में से फेस वैल्यू, ये सबसे पहले सेल लिखी हुई है फिर फेस वैल्यू लिखी हुई है। तो अब जिसकी फेस वैल्यू 80,000 थी, आपने उसको बेचा 56,000 का, क्या कोई गेन किया? उल्टा आपको नुकसान हो गया। यानी कि एसेट बिका 56,000 का जिसकी असल कीमत 80,000 थी, तो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा आपको नुकसान हो गया। इसका मतलब अब इस कैपिटल गेन को इग्नोर कर दें, क्योंकि नेगेटिव पे कभी टैक्स लगता है तो आप खुद बोलेंगे कि नेगेटिव अमाउंट पे तो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इसको आपने इग्नोर कर देना, आप दोबारा इसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद रिकवरी का फार्मूला देखें, सेल में से बुक वैल्यू लेस करनी है। वापस जाएं, आप आपके पास सेल वैल्यू कितनी है 56,000, इसमें से बुक वैल्यू कितनी है 23,200। तो टोटल गेन इस दफ़ा आपने सिर्फ 32,800 किया, क्योंकि ये तो लॉस हो गया, ये गेन नहीं है। अब आपने जब फाइनल अपना गेन कैलकुलेट करना है तो वो सिर्फ 32,800 है, क्योंकि ये लॉस है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। जो एक्चुअल गेन किया वो सिर्फ 32,200 है और इस पे आपने 40% टैक्स लगाना है। 32,800 मल्टीप्लाई बाय 0.4 यानी 40%, 40/100 0.4। उसको आप पुटअप करें, इस तरह से आपका सेकंड टैक्स भी कैलकुलेट हो गया आ गया। इसको हाईलाइट हम कर देते हैं। दो ऑप्शंस आपकी पूरी हो गई, जिसमें पहले आपने 1,00,000 का बेचा, फिर 56,000 का बेचा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो 23,200 की है। यहाँ पे आएँ और बताएं कि 23,200 का आपने सेल किया, वो एसेट जिसकी एक्चुअल वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड वाज 80,000 एंड बुक वैल्यू टुडे इज़ 23,200। अब फिर दोबारा से पहले कैपिटल गेन का फैसला करें कि जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी उस पर उसको आपने 23,000 का बेचा, तो क्या कैपिटल गेन हुआ? पहले को सिर्फ चेक करें कि 80,000 की फेस वैल्यू को आपने 1,00,000 का बेचा, तो आपकी असल वैल्यू से भी ज़्यादा मिली आपको वैल्यू, तो तब कैपिटल गेन होता है। नाउ द वैल्यू ऑफ दैट एसेट वाज 80,000 फेस वैल्यू एंड वी हैव सोल्ड इट फॉर ₹23,200। तो गेन होने की बजाय इसमें भी आपको लॉस हुआ। कैसे? 23,200 का बेचा जबकि उसकी फेस वैल्यू 80,000 थी। अब आपने इसको भी इग्नोर कर दें, क्योंकि ये भी नेगेटिव साइन है। नेगेटिव बिका बजाय फ़ायदा होने के, यानी अर्निंग होने की बजाय, इनफ्लो होने की बजाय आपको लॉस हुआ, इस पर टैक्स नहीं लगता। दूसरी, क्या कोई रिकवरी हुई है हमें? जिस एसेट की वैल्यू 23,200 थी, आपने रिकवरी कैसे निकालनी है? सेल में से बुक वैल्यू।
एसेट बेचा आपने 23,200 का, जबकि उसकी बुक वैल्यू थी 23,200। यानी इस वक्त जितनी वैल्यू थी एटलीस्ट आपने उतना ही उसको बेच दिया, तो क्या रिकवरी हुई? ज़ीरो। और यही आपका इस वक्त टोटल गेन सिर्फ ज़ीरो है। तो टैक्स इस पे क्या लगना है? वो भी ज़ीरो टैक्स आपके पास हो जाएगा। प्लीज़ आंसर चेक करते रहिएगा और फिर आगे चलते रहिएगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बची है, उसके अंदर जो एसेट हमने सेल किया है दैट वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज़ 15,000। 15,000 रुपये का आपने इस टाइम उस एसेट को बेचा। वो एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 80,000 थी और इस वक्त वो एसेट 23,200 का था। क्वेश्चन इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको हर तरह की ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब ज़्यादा का बेचेंगे तो क्या होगा, जब इक्वल बिकेगा तो क्या होगा, जब इक्वल से भी नीचे का बिकेगा तो क्या होगा। तो तीनों चारों ऑप्शंस के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। इनफ्लो किस तरह से हो रहे हैं, आउटफ्लोज कैसे हो रहे हैं, और किस पे टैक्स लगना है और किस पे टैक्स नहीं लगना। सबसे पहले कैपिटल गेन का फैसला करें। द वैल्यू ऑफ दैट एसेट at the starting of the period means face value was 80,000 and you have sold that asset for 15,000। तो ये भी नुकसान हो गया आपको। तो नुकसान के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। आपने बेचा 15,000 का उस एसेट को जिस एसेट की फेस वैल्यू 80,000 थी, अगेन लॉस, इसको भी आप इग्नोर कर दें, लॉसेस पे टैक्स नहीं लगता। तो रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी कैसे निकालते हैं? सेल में से बुक वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास सेल प्राइस है और बुक वैल्यू आपके पास 23,200 है। अब रिकवरी भी आपकी नेगेटिव में चली गई पहली दफ़ा। ऊपर दो रिकवरीज पॉजिटिव, तीसरी में कोई रिकवरी नहीं हुई और 8200 आपके पास इस वक्त रिकवरी हुई, लेकिन नेगेटिव सेंस में रिकवरी हुई। ओके, तो फिर आप फैसला करें कि आपके पास जो टोटल गेन है वो क्या होगा। ये तो वैसे ही नेगेटिव है, इसको हमने इग्नोर करना है, कैपिटल गेन नहीं हुआ। और इस वक्त जो रिकवरी भी हुई है वो नेगेटिव के अंदर है, तो आपके लिए वही बस नेगेटिव रिकवरी है। ये नेगेटिव रिकवरी आप कैसे शो करवाएंगे? आप बोलेंगे कि मेरा जो एसेट बिका है वो बुक वैल्यू से भी नीचे का बिका है, तो आपका उसके ऊपर टैक्स लगना तो दूर की बात, नेगेटिव टैक्सिंग होगी। इसको रिफंडिंग के वे के अंदर भी लिया जा सकता है, लेकिन ये हम किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपल आपने 40% रेट ऑफ टैक्स लगाना है। किस पे? नेगेटिव 8200 मल्टीप्लाई बाय 40% और उसका मतलब 0.4। और ये नेगेटिव टैक्सिंग क्या होती है या रिफंडिंग क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। मगर आपने यही गेन किया कि अगर नेगेटिव आपका गेन हो रहा है तो उस पर नेगेटिव टैक्सिंग होती है। लेकिन जी ये 4 पार्ट्स थे, ये भी कंप्लीट हो गए। ये पार्ट बी के साथ थे। और पार्ट ए के अंदर आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट की हुई है 23,200। और उसके बाद ये वाले जो आंसर्स हैं इनको आपने मैच कर लेना है अपने आंसर्स के साथ, जहाँ पहले से मैंने शेयर किए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11.8। For solution of any of other question, we will surely meet again, inshallah. Up till then, please take care of yourself. If you have any query, इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिएट कीजिएगा, साफ़ सुथरा लिखिए, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी बनाइए। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ प्रे फॉर मी एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।